वेलकम बैक। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोरोना काल का पहला बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज से होने वाली आय पर इनकम टैक्स रिटर्न देने से छूट दी गई है। कोरोना काल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्वास्थ्य को मूल मंत्र बताया और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस सेक्टर के फंड में 137% का इजाफा किया है। इस दशक के पहले बजट में वित्त मंत्री ने कई सेक्टरों को सौगात दी तो कुछ को निराश भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना वैक्सीन समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंड का ऐलान किया। बजट में रेलवे को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट देने का ऐलान किया, जबकि आत्मनिर्भर भारत को करीब 2 लाख करोड़, स्वास्थ्य मिशन को 2,24,000 करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,42,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ का बजट देने का ऐलान किया। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों समेत सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। किस तरीके से इस बजट में किसानों के मुद्दे को एड्रेस किया गया है? देखिए, पहले आप एक बात समझिए कि तीनों किसान कानून तो किसानों के पक्ष में है, लेकिन इससे पूर्व क्या किसानों के लिए काम नहीं हुआ क्या? कोरोना काल में 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आज निर्मला जी ने बताया ना, तो 3 आत्मनिर्भर भारत के पैकेज आए। लगभग आपके 2,76,000 करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना थी, किसानों के लिए डिजिटल पेमेंट हो रहा था, माताओं को फ्री गैस मिल रहा था, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा था। और आज के उसमें क्या है, आज उसमें आप देखेंगे तो किसानों के लिए स्वामित्व स्कीम की बात की घोषणा हुई है कि नहीं। एक हमारा ई-नाम मंडी है जिसमें लगभग 1,000 मंडियाँ हैं। आज का 1,000 मंडियाँ और जुड़ेंगी। बटन दबाकर अपना माल बेचो। आज बिहार में औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, हमारे किशनगंज में खेती होती है पाइनएप्पल की। आप जाइए बुलंदशहर में, वहाँ सैकड़ों गांव में किसान ऑस्ट्रेलिया के उगाते हैं गाजर और 10 गुना 4 गुना अधिक पैसे कमाते हैं। तो उनको ये डिजिटल मंच बहुत सहयोग करेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की और कोरोना संकट के बीच इस तरह का बजट पेश करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ की और कहा कि देश के इतिहास में पहला बजट है जिसमें सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं सर, क्योंकि कोरोना काल में ये पहला बजट हुआ है और इस बजट में किस तरीके से आप देखते हैं आम लोगों के नज़रिए से? ये देश के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक के बजट में सबसे पहले प्रायोरिटी मिली है। हमारा बजट 1,18,000 करोड़ गया है और अभी एयरपोर्ट, रेलवे, पावर लाइन, शिपिंग, पोर्ट्स, रोड मोनेटाइज होंगे तो 1 रुपया सरकार का तो 9 रुपये बाहर से आएंगे, तो 10 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, जिसमें आने वाले 5 साल के अंदर जो मोदी जी का सपना था कि हम लोग 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वो आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बजट उस तरफ तरीके से आगे जाने के लिए उपयोगी होगा। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में बजट पेश किया। इस बजट की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इस बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ के निवेश के साथ लाई गई है, जिससे गांव-गांव तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है।
ये भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मोदी जी की संकल्प शक्ति को दर्शाता है। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से ही किसानों के कल्याण के लिए काम किए हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी सुनिश्चित करना मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है। और बजट की कमियां गिनाते गिनाते कांग्रेस ने अपनी पिछली सरकारों पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दावा किया कि किसानों को कभी बजट में कुछ नहीं मिला। किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है, तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। और आरजेडी नेता मनोज झा ने बजट पर सवाल उठाए और कहा है कि इस बजट में स्वास्थ्य कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों और गांवों को केंद्र में रखकर बजट बनाया गया है और आत्मनिर्भर भारत का बजट है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अभी चंद मिनटों पहले कहा है कि ये सेल जैसे होता है ना, होली सेल, दिवाली सेल, तो ये सेल वाला बजट है। आओ खरीदो, ये बेचो। प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भरता कहते हैं तो कष्ट होता है। आपने इंश्योरेंस सेक्टर में 75% कर दिया एफडीआई। कौन सी आत्मनिर्भरता का ये संकेत। मैं समझ रहा हूं कि ये पहला बजट है जिसके बारे में इनके भी सरकार को, अगर बाकी बजटों को देखो तो ये खास लोगों द्वारा, खास लोगों के लिए, खास प्रतिबद्धताओं और प्राथमिकताओं में बनाया गया बजट है। ये आम बजट कतई नहीं है। इस बजट में दृष्टिविहीनता दिखती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, एमएसएमई सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। मैं बाकी अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों की बात करूं तो वहां ना मैक्रो लेवल पर ना माइक्रो लेवल पर कोई ऐसी चीज मैं देख रहा हूं जिससे ग्रोथ रीजनरेट हो, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो। और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी बजट पर सवाल उठाए और बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं होने का दावा किया। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहाँ तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा। और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट की तारीफ की और कहा है कि बजट जनता के हित में है। केंद्र सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है, कई सारे क्षेत्रों को टच किया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं। सर, किस तरह बजट को लेते हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, विपक्ष का नजरिया ठीक नहीं है। वो प्रतिक्रिया पहले से रेडीमेड बनाकर तैयार रखते हैं और जब बजट भाषण समाप्त होता है उस वक्त जारी कर देते हैं। अगर इनके कार्यालयों को देख लिया जाए तो आप ये पाएंगे कि पहले से बजट प्रक्रिया तैयार है। पिछले साल जो दी गई थी बजट प्रतिक्रिया वही कुछ शब्दों को बदल के इस बार दे दी गई। इसलिए उनके आलोचना का कोई महत्व नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर कोई देखेगा, समझेगा और सुनेगा तब उसकी बात समझ में आएगा। स्वास्थ्य के बजट को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई, किस तरह आप देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी आवश्यकता भी थी। 1 साल तक हमारा पूरा सिस्टम प्रभावित रहा। 1 साल तक हमने तमाम तरीके की जो है वो झेली परेशानियां। तो उसको देखते हुए 137% का बजट में इजाफा किया गया और ख़ास तौर से जो प्रेजेंट की आवश्यकता है 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए क्वांटिफाई किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट की तारीफ की और कहा कि इस बजट में देश के सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और
विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। प्रधानमंत्री ने बजट को देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने वाला कहा है और साथ ही बताया कि बजट के दिल में गांव और किसान हैं। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में चुनौतियों के बावजूद सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया।
कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट से आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा होगा। आप इस बजट को अगर गौर से देखोगे तो हेल्थ सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो प्रावधान रखा है और पिछले 6.5 साल में जो मोदी जी ने जो किया है और इस बजट में जो देखा है, भारत के इतिहास में कृषि क्षेत्र के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के लिए और पूरा जो इकोनॉमी के लिए इतना मुश्किल हालात में महामारी के समय ऐसा बजट दिया, इसको कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। अगर कोई विरोध करते हैं तो वो बिल्कुल राजनीतिक है। और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई हैं हमारे साथ, जो कि पार्टी से सांसद भी हैं और लगातार पार्टी की बात सामने रखते आए हैं। सर, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? बहुत ही निराशाजनक, कोई विकल्प नहीं, बस एसेट मोनेटाइजेशन की बात करते हैं। जो भारत के जो 80% लोग जो आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम से जूझ रहे हैं, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो अपने बच्चों के शिक्षा और उनके भविष्य से परेशान हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। और शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने बजट के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया और इस बजट को लोगों को गुमराह करने वाला बताया। बजट पर शिवसेना सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत की क्या प्रतिक्रिया, हम उनसे जानते हैं। सर, कितने नंबर देंगे 10 में से? नंबर क्या देना है, गुमराह करने वाली बात है सारी, उसको क्या नंबर देंगे? 2, 1? क्या किन मुद्दों? देखो, जिन मुद्दे पर किसान लड़ रहा है, बजट में क्या बताया हमने बताया चावल के ऊपर हमने इतनी खरीदारी की, इतना खर्चा हुआ।
हमने भाव बढ़ा के दे दिए, हमने गेहूं के भाव बढ़ाए, हमने दलहन के भाव बढ़ा दिए हैं। तो पूछता हूँ 2013 की कंपैरिजन करते हो आप, तुलना करते हो, तो 2013 में दलहन का भाव क्या था, 2013 में चावल के गेहूं के भाव क्या थे, वो भी तो बताओ सर। ये भी तो ये जो गुमराह करने की स्टाइल है वो ही तो है। किसानों को न्याय नहीं, बेरोजगार को न्याय नहीं। आप हर चीज निजीकरण के चक्कर में जा रहे हो, हर चीज निजीकरण करना है। तो निजीकरण करते समय सबसे बड़े सोशल इम्पैक्ट कहते हैं ना हम लोग, उसका क्या होगा प्रभाव, उसका प्रभाव का नहीं सोचते क्या आप? हमारी देश की आबादी, ये भी एक बड़ा समस्या है। जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे, उनके जीवन के बारे में आपने कुछ सोचा?